हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई गेस आप लोगों ने भी गेस कर लिया होगा कि आज हम लोग कौन सा पोएम पढ़ने वाले हैं। आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 मेघ आए। पोएम इतना इम्पॉर्टेंट है कि सीबीएसई करिकुलम में भी इसको इंक्लूड किया गया है, मेघ आए। तो आइए अब हम लोग कविता को आगे बढ़ाते हैं। मेघ आए। इस कविता में बहुत ही खूबसूरत मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि जो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, वो ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से मेघ के लिए तरसती हुई जनता की जो भावना होती है, उसको इतने सुंदर तरीके से उन्होंने चित्रित किया है कि उसे एक मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल कर कर दूल्हे या दामाद का रूप दिया है। मेघ जो होता है वो दूल्हा या दामाद की तरह है। जब आता है तो उसके आने पर किस तरह का उत्तेजना, किस तरह की भावना आम जनता में होती है। बड़े बुजुर्गों में, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, घर की जो महिलाएं होती हैं, घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो सालियां हैं, साले हैं, वो सारे किस तरीके से दामाद के आने पर अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। उसे इस तरीके से समझाया गया है कि जब मेघ आते हैं तो मेघ के आने पर कितनी उत्तेजना, कितनी खुशी की लहर और कितना ज़्यादा आनंद का अनुभव फैल जाता है पृथ्वीवासियों के अंदर, धरती पर रह रहे लोगों के अंदर, जो बरसों से इंतज़ार कर रहे होते हैं, महीनों से इंतज़ार कर रहे होते हैं मेघ का। साल में तो एक ही बार आता है, पूरे वर्ष में एक ही बार आता है मेघ। एक ही बार मतलब उसका एक मौसम होता है, उसका एक सीज़न होता है। तो मेघ को किस तरीके से स्वागत किया जाता है धरती पर, धरतीवासियों द्वारा, किस तरह से पुलकित और हर्षित हो जाते हैं धरती पर रहने वाले लोग, उसी को दर्शाया गया है यहाँ पर दामाद के आगमन पर होने वाली उत्तेजना के साथ। तो बड़ा ही सुंदर और रोचक कविता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। देखिए इन दो पंक्तियों को हम लोग पहले डिस्कस कर लें। मेघ आए यानी बादल, मेघ का तात्पर्य बादल। मेघ आए जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही इमेज दिखलाया, चारों तरफ मिस्ट, धुंध सा छाया हुआ है, तेज बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। मेघ आए बड़े बन ठन के आए, जैसे दूल्हे राजा का स्वागत करने के लिए, अपना स्वागत करवाने के लिए दूल्हे राजा किस तरीके से बन ठन कर आते हैं, शेरवानी पहने हुए या सूट पहने हुए, थ्री पीस सूट, ठीक है ना। बड़े बन ठन कर आते हैं, घोड़ी पर सवार होकर आते हैं या फिर मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर आते हैं। बन ठन कर पूरे सज समझ कर तैयार होकर आते हैं, क्योंकि उसी दिन इंसान अपने जीवन में हीरो बनता है। एक दिन का हीरो। सारी जनता उसके पीछे पागल होती है, सैकड़ों हजारों की भीड़ होती है। लोग उसके आने की खुशी का लहर, उसके आने की समाचार को लेकर तेजी से छोटे छोटे गांव के बच्चे, छोटी छोटी लड़कियां, सालियां, जो गांव की औरतें हैं, वो खुशियां मनाते हुए उसके आने के पहले ही उसके घर तक उसका समाचार ले जाकर पहुंचा देती हैं। तो मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। और जब मेघ आते हैं तो आपने देखा होगा बादलों के आने के पहले, बारिश के आने के पहले थोड़ी बयार चलती है। बयार यानी कि हवा चलती है। तो हवा का रुख देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि आज बारिश होने वाली, ठंडी ठंडी हवाएं बहनी शुरू हो जाती हैं। तो उसको कितने सुंदर तरीके से, रोचक दृष्टि से मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। बयार नाचती हुई चली आ रही है भाई, नाचती गाती बयार चली। यानी देखो, बयार तो एक निर्जीव चीज है, वो उसको नाचने के रूप में प्रस्तुत किया है कवि ने, सक्सेना जी ने, कि वो गा भी रही है, नाच भी रही है। तो नाचना और गाना कौन करता है? मानव करता है। इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। मेघ क्या है? निर्जीव है, जो कि बन ठन कर आ रहा है, तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल हो रहा है। तो बादलों के आने की खुशी कौन लेकर आता है? उसका समाचार कौन ले आता है? बयार। उसी तरीके से बन ठन कर आते हुए दामाद या दूल्हे का खबर कौन ले आता है? तो गांव के छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, लड़कियां, ये सब ले आती हैं। बयार की तुलना किससे की गई है? छोटे छोटे बच्चों से, भीड़ से, जो आने की खबर ले आकर पहले ही पहुंचा देते हैं। और मेघ की तुलना किससे की गई है? दामाद से। दामाद यानी दूल्हे से। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। जब बारात आती है तो आपने देखा होगा कि जब बारात आती है ना, तो सभी लोग अपने अपने दरवाजे से खोल कर, ठीक है ना, दरवाजे का वो पल्ला खोल करके लोग झांकना शुरू कर देते हैं। दूल्हा कैसा है? आपस में बातें भी करने लगते हैं। अरे हाँ, दूल्हा तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। महिलाएं इस तरह से बात करने लगती हैं। कई लोग अपने घरों की खिड़कियों को खोल कर देखते हैं और देखकर, हाँ दूल्हा अच्छा है, ठीक है ना, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, कितना हैंडसम दिख रहा है। कुछ तो नाक सिकोड़ती हैं, कैसा दूल्हा है, अजीब सा है, ठीक है ना, दोनों की मैचिंग अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नहीं सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। सभी लोग बहुत ही खुशहाल हैं देखकर अपनी अपनी खिड़कियों दरवाजों से।
पाहुन ज्यों आए हो गाँव में शहर के। ऐसे देख रही हैं जैसे दूल्हे वाले केस में होता है, बारात के केस में जब बारात आती है ना और दूल्हा घोड़ी में या गाड़ी में बैठकर जब आता है, तो सभी लोग अपने-अपने घरों से, खिड़कियों से खोल-खोल कर उसे देखते हैं। पाहुन को, पाहुन का मतलब दामाद, ठीक है ना? यूपी और बिहार में बहुत ही प्रचलित है ये भाषा पाहुन, पाहुन या पहुना, ठीक है ना? तो गाँव में शहर के दूल्हे हैं, ठीक? और गाँव में उनकी शादी हो रही है तो आ रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं कितना नौजवान है, कितना बांका छैला है, ठीक है ना? बच्चा, लड़का। तो बिल्कुल ऐसे ही मेघ के साथ भी होता है, जब मेघ बरसते हैं, बादल बरसते हैं या आने वाले होते हैं, तो सभी लोग हर्षित होकर, उल्लास से भरे हुए, उत्तेजना से भरे हुए अपनी-अपनी खिड़कियाँ, अपने-अपने दरवाजे खोलकर लोग देखते हैं कि मेघ कब बरसेगा, कब बारिश होगी, सभी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। आइए दूसरे स्टैन्ज़ा में चलते हैं। पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, आँधी चली, धूल भागी घाघरा उठाए। पेड़ झुक, जो सारे पेड़ होते हैं, जब बादल आता है, बारिश होती है, तो जितने भी पेड़ होते हैं, वो सब तेज़ हवा की वजह से झुकते हैं। झुकते हैं मतलब तेज़ हवा जब चलती है तो बारिश में थोड़ा-थोड़ा ऐसे-ऐसे झुकते हैं, ठीक है ना? इस तरह से पेड़ झुक जाते हैं। अच्छा, कभी-कभी पेड़ उचकाए, जैसे हम लोग गर्दन कैसे उचकाते हैं भई, तो ऐसे-ऐसे उचकाते हैं, ऐसे-ऐसे। भीड़ में कुछ देखना है तो हम लोग ऐसे दिखते हैं, पाँव एड़ी उठा के उचकाए हुए और झुकाए हुए ऐसे। हो सकता है कभी-कभी दूल्हे का मुँह देखने के लिए हम लोग को भीड़ के बीच में से देखना है तो ऐसे-ऐसे देखते हैं। हुँ, और उचका के भी देख सकते हैं ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे देखते हैं, ठीक है? तो पेड़ के साथ तुलना किया गया है किसका? भीड़ का। काफ़ी भीड़ लगी हुई है, सभी लोगों को दूल्हे का दर्शन करना है, उसका दीदार करना है, तो कभी कोई झुक रहा है, तो कभी कोई गर्दन उचका रहा है, जैसे पेड़ करते हैं। किसका इंतज़ार? मेघ का इंतज़ार, बादल का। सारे पेड़ भी कभी झुक जाते हैं, तो कभी ऐसे-ऐसे देखते हैं सारे पेड़, बादल आया क्या? बारिश आई क्या? ऐसे देखते हैं। आँधी चली, धूल भागी घाघरा उठाए, और उसके बाद जब तेज़ आँधी चलती है, देखो दोनों को मिक्स कर दिया गया है बड़ी खूबसूरती से, ठीक है? दूल्हे का आगमन और इधर बारिश का आगमन, मेघ का आगमन। कहाँ मेघ की बात हो रही है, आप समझ जाओगे देखते-देखते ही कि यहाँ पर दूल्हे को किस तरीके से दिखाया गया है। दूल्हे की बात होगी तो आप समझ जाओगे किस तरीके से मेघ के बारे में बताया गया है। आँधी चली, जैसे ही आँधी चलती है, बारिश होने के पहले, मेघ आने के पहले, तो धूल भागी घाघरा उठाए। तो धूल कैसे भागती है? भाई धूल तो निर्जीव चीज़ है, लेकिन उसे भागता हुआ दिखाया गया है, यानी फिर से मानवीकरण अलंकार, मानव के रूप में दर्शाया गया है। इसे हम लोग मानवीकरण अलंकार कहते हैं। सीबीएसई करिकुलम में अलंकार पढ़ना भी होता है। तो आंधी चली, धूल उठाई, घाघरा उठाए, घाघरा जो लड़कियां पहनती हैं ना, औरतें पहनते हैं, ठीक, एड़ी तक रहता है पूरा, कभी कभी तो जमीन तक भी टच करता है। तो जब भागना होता है तो कहीं पैर उससे उलझ ना जाए, ठीक है, कहीं लड़खड़ा कर गिर ना जाए, इसीलिए घाघरा थोड़ा उठा लेना पड़ता है, ताकि पैर में वो कपड़ा ना उलझे, या फिर यूं भी कहिए कि वो घाघरा का निचला छोर मिट्टी से लग लग कर गंदा ना हो जाए, इसलिए घाघरा थोड़ा उठा लिया जाता है, और उठाकर फिर दौड़ रही हैं वो महिलाएं, वो लड़कियां। तो धूल की तुलना किससे हो गई? उस कुंवारी कन्याओं से हो गई, जो जीजा जी का इंतज़ार कर रही होती हैं, उन सालियों से की गई है, उन छोटी-छोटी लड़कियों से, कन्याओं से की गई हैं, जो बन-ठन कर, सच समझ कर, घाघरा चोली पहनकर इंतज़ार कर रही हैं किसका? अपने जीजा जी या दूल्हे जी का इंतज़ार कर रही हैं। उन्हीं की तरह से धूल भी भागती है घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा, तो आगे बाकी चितवन, बाकी है, याद रहे बाकी नहीं है, बाकी। तो बाकी चितवन उठा, चितवन मतलब क्या होता है भाई? एक ऐसा अंदाज होता है, एक ऐसा तरीका होता है, आकर्षक तरीका महिलाओं का, जिस तरीके से वो लोग देख रही होती हैं ऑपोजिट सेक्स को, यानी कि ठीक है, दूल्हा आया है, वर आया है आंगन में, तो जो बाकी नवयुवतियां होती हैं, जो जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई हो, ठीक है, तो सबके सामने तो अपना घूंघट खोलकर खुलेआम तो देख नहीं सकती हैं, तो इसीलिए तिरछी नज़र से घूंघट के अंदर से तिरछी नज़र से देख रही होती हैं। उनका एक बहुत ही आकर्षक अंदाज होता है, उसी अंदाज में बाकी चितवन, बांका बोलते हैं जो बहुत ही आकर्षक होता है या आकर्षक होती है। चितवन, चितवन मतलब वो चेहरे का वो अंदाज जो किसी को भी आकर्षित कर ले अपनी तरफ। नदी ठिठकी, तो नदी की तुलना की गई है किसके साथ? बाकी चितवन वाली कन्याओं, सॉरी कन्या नहीं, महिलाओं के साथ, जो घूंघट की ओट से, घूंघट के पीछे से घूंघट को थोड़ा सा सरका कर देख रही होती हैं, किसे? दूल्हे को। तो नदियां भी देख रही होती हैं किसे? मेघ को। जैसे नदियां इंतजार कर रही होती हैं कि कब मेघ बरसेगा और कब मेरा जो लेवल है पानी का वो थोड़ा और ऊंचा उठेगा, मैं थोड़ी और भर जाऊंगी, मेघ के आने से मेरे अंदर पूरी संपूर्णता आ जाएगी, मैं कंप्लीट हो जाऊंगी। वो भी आधी अधूरी हैं, तो वो भी एक शर्माए हुए अंदाज में थोड़ा-सा घूँघट खिसका कर मेघ को देख रही होती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे नई नवेली दुल्हनें या
भाभियाँ जो पहले से ही वहाँ बैठी हैं, इंतज़ार कर रही हैं इसका, मेघ का, वो देख रही होती हैं दूल्हे राजा को। मेघ आए बड़े बन-ठन के सँवर के। और पहला लाइन जो था सबसे पहला वाला वो बार-बार रिपीट हो रहा है। हर पैराग्राफ, हर स्टैन्ज़ा के अंत में, ख़्याल कीजिएगा। तीसरे स्टैन्ज़ा में आ जाइए। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि लीन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। हर साया तल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के सँवर के। और इसके बाद अब बात हो रही है बूढ़े पीपल। बूढ़ा पीपल जो होता है, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, ये सब पेड़ जो होते हैं बड़े पुराने होते हैं, लंबे समय तक, लंबे अरसे तक ये लोग जीते हैं। इसीलिए इनको बुज़ुर्ग का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना? सैकड़ों वर्ष तक इनका जीवन अवधि होता है, इसीलिए इनको कहा गया है बुज़ुर्ग। तो जब घर में दामाद आते हैं, ठीक? या तो ये दूल्हे वाला भी दामाद ले सकते हैं या फिर पुराना कोई दामाद जिसकी शादी बहुत पहले हो गई है और वो कई वर्षों के बाद अभी अपने ससुराल या यूँ कहिए कि अपने ससुर जी या सास या अपने पत्नी के घर मायके में वो आया है, तो उसको यहाँ पर उस रेफ़रेंस में भी ले सकते हैं। तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़ा पीपल भी मेघ की तरफ देखकर उसका जुहार करता है, यानी उसका प्रणाम करता है। और उसी तरीके से आप ले सकते हैं इसको। घर के जो बड़े बूढ़े जो होते हैं, मतलब जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं घर के, जैसे मान लीजिए जो दुल्हन है, दुल्हन के पिता या फिर उसके दुल्हन के चाचा या उसके दादाजी, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो लोग भी बैठकर इंतज़ार कर रहे होते हैं दामाद जी का। और जब दामाद को देखते हैं, तो बूढ़े पीपल के पेड़ के वृक्ष के जैसे वो लोग भी आते हैं और झुककर दामाद को प्रणाम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और उस दूल्हे के प्रति जो उनके अंदर सम्मान की भावना होती है, उसको दर्शाते हैं, दिखाते हैं बहुत ही रोचक अंदाज में। बरस बाद सुधि लीन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। और फिर अब लताओं की बात हो रही है, तो जो लताएँ होती हैं, आपने देखा होगा जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्रीपर्स। तो क्रीपर प्लांट जो होता है, जैसे मनी प्लांट वगैरह है, वो कोई भी उसको ओट मिल जाए अगर, जैसे मान लीजिए दीवार मिल गया, तो दीवार पकड़ के दीवार के सहारे अगर कोई रस्सी बाँध दीजिए, तो रस्सी को पकड़ता हुआ वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है ना? कोई किवाड़ मिल गई, कोई दरवाज़ा मिल गया, उसको पकड़ते हुए वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। उसे ही कहते हैं लता। तो बोली अकुलाई लता, अकुलाई मतलब उनके अंदर व्याकुलता है। लताएँ भी अपना सिर ऊँचा किए हुए मेघ का इंतज़ार कर रही हैं महीनों से। कई महीने हो गए, अब तो बरसों, कब आओगे सावन, ठीक है? कब बरसोगे झूम कर। तो लताएँ उनका इंतज़ार कर रही हैं। किवाड़ से ओट यानी किवाड़ के सहारे खड़ी लताएँ इंतज़ार कर रही हैं और अकुलाई हुई दृष्टि, अकुलाई हुई व्याकुलता से भरी हुई शब्दों से वो कहती हैं, बरस बाद सुधि लीन्ही। कितने बरस बीत गए, कितने बरस नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1 बरस बीत गए, 1 बरस बीत गए, अब आपको आया हमारा ख़याल, अब आपको हम याद आए, अब आप हमारी सुधि ले रहे हैं। तो अब सुधि लेने की बात पर वो नाराज़गी अपनी दिखला रही हैं। जैसे घर की जो महिलाएँ या घर की जो पत्नी होती है, हाँ, उसके अगर मायके में पुरुष जाता है मिलने के लिए, दामाद जब जाता है अपने मायके नहीं, सॉरी, अपनी पत्नी के मायके जब जाता है, तो मायके में पड़ी हुई वो महिला यानी स्त्री, वो नाराज़ होकर अपने गुस्से को, क्रोध को दिखलाती है और कहती है, "1 बरस बीत गया, अब आपको हमारी ख़्याल आई? अब आप हमारे बारे में सुध लीजिएगा? इतने दिनों के बाद मैं याद आई आपको? हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के।" और यहाँ हर्षाया मतलब हर्षित, पुलकित, खुशी से भरा हुआ। तो यहाँ पर ताल को कहा गया है, ताल यानी तालाब। तालाब बहुत ही पुलकित है, जैसे ऊपर वाले स्टैन्ज़ा में हम लोगों ने पढ़ा था नदी के बारे में। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? तालाब। तालाब जो है बहुत ही हर्षित होकर के लाया पानी परात भर के। और वो पानी को परात में भर कर ले आ रहा है। परात क्या होता है? बड़ी सी थाली, पुराने ज़माने में पीतल या फूल की मटेरियल की बनी हुई, मेटल की बनी हुई बड़ी सी थाली, उसके अंदर जब दूल्हे आते थे, पाहुन आते थे, दामाद जी, तो लंबी यात्रा में थक गए होंगे, इसलिए उनकी थकान को दूर करने के लिए परात में पानी भर कर लाया जाता था। और घर में जो कहाँर रहते हैं या नाऊ होते हैं, यानी कि नापित, वो लोग का काम होता है कि वो लोग दामाद जी को, उनके पैरों को उस परात में रखते हैं, नंगे पाँवों को, और घुटने तक पानी चढ़ा कर उसको धोते हैं और थोड़ा दबा भी देते हैं, पैर की थकान को मिटा देते हैं। तो तालाब जो है ना, तालाब भी गोल होता है और परात भी गोल होता है, तो यहाँ तालाब की तुलना परात से की गई है। तालाब परात लेकर आता है मेघ यानी दूल्हे राजा को थोड़ा सा आराम देने के लिए, उनको हर्षित करने के लिए, मतलब उनको उनके थकान को दूर करने के लिए परात का पानी भर कर ले आता है। तात्पर्य ये है कि जब बादल बरसेगा
तो जैसे नदी बहुत खुश हो जा रही थी ऊपर के स्टैंजा में, ऊपर के स्टैंजा में हम लोगों ने ये लाइन पढ़ा था ना, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। नदी को एक ऐसी महिला के रूप में दर्शाया गया है जो नई नवेली बहू है और वो ठिठक कर यानी थोड़ी शर्माई हुई, संकोचाती हुई, ठीक? और घूंघट के ओट के पीछे से चितवन के साथ देखती है शर्माते हुए और घूंघट को सरका कर थोड़ा-सा ठिठक कर, घबरा कर या संकुचित होकर, झिझक कर देखती है। उसी तरीके से तीसरे पैराग्राफ में है, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। और इस तरह से वही रिपीटिशन फिर से हुआ जो पहली लाइन में है। अब आखिरी स्टैंजा में आइए। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्षितिज, क्षितिज क्या होता है भई? तो क्षितिज आपने देखा होगा, वो स्थान जहाँ पर आसमान आकर ज़मीन से मिलता हुआ नज़र आता है। हम लोग कभी खाली मैदान में खड़े हो जाएँ और दूर दृष्टि से अगर देखें, तो हम लोगों को दिखाई देगा कि एक ऐसा लाइनिंग नज़र आ रहा है, जहाँ आसमान आकर धरती से मिल रहा है। वहाँ एक लाइनिंग जैसा आपको नज़र आएगा, उसे हम लोग कहते हैं क्षितिज। इंग्लिश में कहते हैं हॉराइज़न। तो हॉराइज़न या क्षितिज दिखाई देता है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। जब मेघ आता है बारिश को लेकर, तो साथ-साथ बिजली भी कड़कती है। यहाँ बिजली को कड़कने का शब्द क्या दिया हुआ है? दामिनी। दामिनी यानी कि वो जो इलेक्ट्रिकल वोल्ट आपको दिखाई देता है, यानी कि थंडरस्टॉर्म, यानी कि बिजली, लाइटनिंग। वो जो लाइटनिंग है, जब लाइटनिंग आती है, तब उसको देख कर के सारी जनता, जिसको पानी का इंतज़ार होता है, जो 1 बरस से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब मेघ बरसेगा, कब बारिश आएगी, तो उन लोगों को उनका इंतज़ार खत्म हो जाता है और उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि जब बिजली कड़क रही है, लाइटनिंग नज़र आ रहा है, तब तो निश्चित रूप से मेघ आ ही गए हैं। सभी लोगों को इस बात का पूर्ण विश्वास हो जाता है। तो यहाँ ऐसे दर्शाया गया है कि क्षितिज अटारी, अटारी मतलब होता है छत, घर का छत। तो यहाँ सक्सेना जी ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से मेघ के साथ-साथ जब बिजली का आगमन होता है और सभी के मन में इस बात का पूर्ण विश्वास हो जाता है कि अब तो बारिश आ ही गई। उसी प्रकार जब स्त्री अपने दूल्हे को यानी दुल्हन जब अपने दूल्हे को देख लेती है कि हाँ, बारात अब आ चुकी है कहाँ, तो छत के ऊपर बारात आ गई है, दूल्हे राजा हमारे आ ही गए हैं। जब वो देख लेती है, तब उसे पूरा यकीन हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि अब तो हमारे साजन, हमारे जो हमारे मतलब साथी हैं या हमारे दूल्हे राजा हैं, वो आ गए हैं। क्षमा करो गाँठ खुल गई अब भरम की। तो वो जो दुल्हन होती है, वो मन ही मन में ऐसा कहती है, क्षमा करो, मैंने आप पर संदेह किया कि आप कब आओगे। आपकी प्रतीक्षा में ना जाने मैंने आपको कितना कोसा या मैंने कितनी शिकायतें की, कितनी उलाहनें हमने दी। तो अब हमें समझ में आ गया कि आप आ गए हैं, मेरे अंदर का संदेह खत्म हो गया। क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। खुल गई अब भरम की, तो मेरे अंदर का भरम टूट गया है और अब पूरा यकीन हो गया कि आप आ गए हैं। बाँध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। और उसके बाद जब वो दूल्हा और दुल्हन दोनों का जब मिलन होता है, जब वो दोनों मिल जाते हैं, रूबरू होते हैं एक दूसरे के सामने और इस बात का अंदाज़ा नहीं बल्कि पूरा यकीन हो जाता है कि अब हम एक दूसरे के साथ हैं, सामने हैं, उनका मिलन होता है। तब अश्रु, मिलन के खुशी का जो अश्रु होता है वो झरझर बहने लगते हैं। यानी इसके ज़रिए ये दर्शाया गया है कि जब अंततः मेघ बारिश बनकर जब ज़मीन पर गिर पड़ते हैं, तो झर-झर करके गिरते हैं और सभी का हृदय, सभी का आत्मा, सभी का मन पुलकित हो जाता है, हर्षित हो जाता है। लंबे समय का इंतज़ार खत्म हो जाता है और सभी को आनंदमय एक अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो आपने देखा और एक बार अंततः एक बार फिर से कह दूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पोएम में ये है, कविता में, कि इसमें मानवीकरण अलंकार का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात है मेघ, मेघ की तुलना दूल्हे राजा से की गई है और मेघ के जब दूल्हे राजा आते हैं तो अपने साथ बारात लेकर पूरी आते हैं। तो दूल्हे राजा और बारात के साथ तुलना किया गया है मेघ का और बहुत सारी तुलनाएँ, बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएँगे। धूल का किससे किया गया है। अगर आप बता सकें हमको कि इसमें 2-4 तुलनाएँ जो मैंने आपको बताया कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकें, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई अगर परेशानी हो तो आप कमेंट में लिख कर मुझे बता सकते हैं, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी मेरी अगली वीडियोज़ हिंदी और इंग्लिश के ऊपर सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और वेस्ट बंगाल बोर्ड का आपको रेगुलरली पूरा सिलेबस कवर होगा।